यात्रा में एक जो नया विषय और जुड़ा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, इन्होंने पदभार संभाला है। विधिवत 23 तारीख को पार्टी का पदभार रोहतक जाकर के संभालेंगे, लेकिन आज विधायक दल की ओर से हमने मिलकर के इनका स्वागत किया है, इनको बधाई दी है, इनको शुभकामना दी है। और विचार विमर्श में निश्चित रूप से ये बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, सरकार में एक जो तालमेल होता है, एक जो फीडबैक होता है, जैसा पहले चल रहा है उसमें और अच्छा आगे गति से चले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते से एक परंपरा है कि 3-3 वर्ष के 2 कार्यकाल के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष, नया अध्यक्ष, हर लेवल पर अध्यक्षों की नई चुनाव अथवा नियुक्ति होती है। तो उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के 12वें अध्यक्ष के नाते श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ ने कार्यभार संभाला है। तो इनको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देते हुए, और सरकार का काम भी सुचारू रूप से जैसा चल रहा है, पार्टी का काम भी सुचारू रूप से चलेगा। पार्टी को और नीचे बूथ लेवल तक बढ़ाने की जो बात है वो आपके नेतृत्व में होगी। पन्ना प्रमुखों तक भी हमारी सारी योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, फिर भी जहां कोई कमी है उसको पूरा करेंगे और सरकार के सहयोग के लिए फीडबैक हमको लगातार मिलता रहेगा। क्योंकि 3 आपने कहा कि बड़ी बड़ौदा उपचुनाव है, नगर निगम के हैं, फिर पंचायत चुनाव है, उस लिहाज से भी कितना? देखिए, राजनीतिक पार्टी के नाते से जितने भी ऐसे कार्यक्रम आते हैं सभी अपने आप में चुनौती होते हैं। अब निकट भविष्य में बड़ौदा का उपचुनाव आ रहा है, पंचायतों का चुनाव है, नगर पालिका, नगर निगम का चुनाव है। पिछले 6 वर्ष में भी लगातार हमने 2 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव, पंचायतों के चुनाव और जींद का बाई इलेक्शन, नगर निगमों के चुनाव, कितने चुनाव आए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। और आज आपने देखा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों से बड़ा दल है। देश में भारतीय जनता पार्टी का काम सब पार्टियों से बड़ा है, और न केवल देश में, प्रदेश में, बल्कि अगर मैं कह सकता हूं कि लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन गई है। इसको हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। देखिए, विपक्ष के लोगों को जब चीज़ों की ज्ञान कम होता है, अल्प ज्ञानी जो लोग होते हैं इसी प्रकार से बातचीत करते हैं। आखिर जब ये कह दिया है कि एमएसपी लगातार जारी रहेगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कह दिया, हमने यहाँ से कह दिया, तो उनकी शंका का समाधान करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि उनको बता सकें हम। जब उन्होंने कह दिया कि एमएसपी लगातार जारी रहेगी, हाँ, एमएसपी से ज़्यादा यदि भाव किसी को मिलता है और मंडी से बाहर मिलता है, जो पहले मंडी के अंदर बेचने की बाध्यता होती थी किसान की, उसको अब स्वतंत्रता मिल गई है कि मंडी के बाहर भी वो बेच सकता है। तो ये स्वतंत्रता ज़्यादा अच्छी है कि बाध्यता ज़्यादा अच्छी है? किसान को स्वतंत्रता चाहिए, वो मंडी से बाहर कहीं भी बेच सकता है, और अपनी फसल को बेचने से पहले, यानी बोने से पहले भी अगर किसी से वो करार करना चाहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि उसकी सारी फसल कोई भी एजेंसी, कोई भी व्यापारी, कोई भी समूह उसको खरीद सकता है। तो किसान का जिसमें लाभ है, किसान को वो काम करने के लिए छूट दे दी गई है। और इन किसानों को सबको बताने समझाने के लिए हमने सरकार की ओर से एक योजना भी बताई है कि हम किसान मित्र योजना बनाएंगे, जिसमें 17,000 किसान मित्रों को, 17 लाख किसानों को बताने के लिए, उनको इस विषय की एक प्रकार से जानकारी देने के लिए हमारा किसान मित्र योजना का जो कार्यक्रम है ये सफल है। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने जींद में भी कही थी, और जब जींद में कही थी तो उसका परिणाम आपने देख लिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें वो हर जगह बोलते हैं, उनको बोलने का अभ्यास है, हमको करने का अभ्यास है। हम काम करते हैं, हम किसानों के लिए आज भी, अगर वर्तमान में उदाहरण देता हूं तो पहली बार हमने किसानों को डायरेक्ट पेमेंट के नाते से लाखों लाख रुपया पहली बार किसान के खाते में जमा हुआ है। ये कभी आज तक पहले हुआ? किसान की, एक एक किसान की हम चिंता कर रहे हैं, उसका जो मुआवजा है खराबे का, वो जितना हमने 6 साल में दिया है, इतना आज तक किसी कांग्रेस की सरकार ने दिया?
हमने बाजरा, सरसों एक एक दाना खरीदा है। उनकी पड़ोस की सरकारें कांग्रेस की, चाहे राजस्थान हो चाहे पंजाब हो, उन्होंने खरीद करके दिखाया? नहीं दिखाया। इसलिए जो जो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाण है, उनके कहने से कुछ नहीं बढ़ता। सर, किसान मित्र जो आप कह रहे हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे कि किसान मित्र कैसे नियुक्त होंगे, क्या उनको कैसे वो काम करेंगे? अगर सरकार को करना था तो ईडीओ जो है, डेवलपमेंट ऑफिसर या कोई सरकारी कर्मचारी है, वो सरकार हम चला रहे हैं, वो थोड़ी चला रहे हैं। धन्यवाद। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। आपने सीएम मनोहर लाल को बोलते हुए सुना। साफ तौर पर वो बोलते हुए नजर आए कि हरियाणा निवास पर बैठक हुई है, अहम बिंदुओं पर जो अभिनंदन किया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। दो बातें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी मुख्यमंत्री जी ने किसानों को सीधे अपना माल बेचने की दी है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या ट्रैक्टर में ट्रॉली में रख के किसान अपना प्याज सड़क के किनारे नहीं बेचें? क्या अपने टमाटर नहीं बेचें? क्या अपनी सब्जियां नहीं बेचें? क्या उनको खिलाफ हैं? अगर मेरे खेत में रिलायंस फ्रेश वाला, बिग बास्केट वाला, बिग बाजार वाला कहता है कि आपकी सारी गाजर मैं ले लूँगा, आपके सारे अमरूद मैं ले लूँगा, सारे टमाटर मैं ले लूँगा, तो क्या वो नहीं उनको दें? वो गुमराह करने का प्रयास नहीं करें। ये एक अवसर दिया है किसान को डायरेक्ट मार्केटिंग का, एफपीओज़ को डायरेक्ट मार्केटिंग का, किसान को डायरेक्ट मार्केटिंग का। हमारे यहाँ दुजाना में बावरिया समाज के लोग प्याज बेचते हैं। अगर उनको मंडी में आके बेचने पड़े तो 1 करोड़ की दुकान खरीदनी पड़ेगी, आड़त का लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा, 20 लाइसेंस अलग से लेने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने उनको आज़ाद कर दिया है कि वो प्याज ले सकते हैं और प्याज बेच सकते हैं। और दूसरी गारंटी तो हरियाणा सरकार से तगड़ी किसी ने दी ही नहीं है आज तक कि बाजरा खरीदकर, सरसों खरीदकर, एमएसपी पे हर फसल खरीद करके सबसे बेस्ट अगर हरियाणा में ने किया है पूरे देश में, तो इस सरकार ने किया है हर चीज़ की खरीद करके। इसलिए वो डायरेक्ट मार्केटिंग का जो अवसर एक किसान को दिया है, जो अपनी सब्जियां, फल, अपना कोई भी जो सामान है कहीं भी खड़ा होकर बेचने का जो अवसर दिया, ये किसान के लिए एक मौका है, एक अतिरिक्त मौका है। और पुराना सिस्टम जो है वो ज्यों का त्यों है। जो आप बड़ौदा की चुनौती कह रहे हो, मैं कहूँगा कृष्ण हुड्डा कांग्रेस के थे, हुड्डा साहब के थे। चुनौती कांग्रेस के लिए है, अवसर बीजेपी के लिए है, क्योंकि वो उन्होंने खोया है अपना, उनके यहाँ का प्रतिनिधि चला गया है। हमारे लिए तो वो अवसर है, उनके लिए चैलेंज है बचा पाने का, उनके लिए चुनौती है। बीजेपी के लिए एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी बनी है। पहले भी 6000 वोट से पीछे रहे थे, और अब इस लोगों ने समझ लिया है कि 6 साल का अपोजिशन देखकर बड़ौदा की जो हालत है, मैं दौरा करके आया हूँ, निश्चित रूप से बड़ौदा के लोग मन बना रहे हैं कि इस अपोजिशन के मारे थारे के उसमें नारे में कुछ नहीं पड़ा। बहुत देख लिया, कांग्रेस के तो सब लोग टूट टूट के आ रहे हैं। कांग्रेस के तो खुद ऐसी हालत हो रही है कि उनके लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस डिप्रेशन में जा रही है ऊपर से, और इसलिए कहते हैं कुंठा में कितने दिन रह सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के लोगों के वाक्यांश सोशल मीडिया पर आप सब ने देखें, और इसलिए वहाँ का युवा नेतृत्व वहाँ से निकल रहा है। चुनौती कांग्रेस के लिए है और बीजेपी बड़ौदा के विकास के लिए कटिबद्ध है। तो इसलिए जो रास्ता सरकार ने बनाया है और जो मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आह्वान है कि संगठन और सरकार का बेहतरतम तालमेल, तो वर्षों तक हम दोनों को साथ काम करने का अवसर मिला है, साथ पर्यटन करने के अवसर भी हमारे बहुत रहे हैं। एक दूसरे को स्वभाव को, एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हुए अपना अपना बेस्ट देने के संकल्प के साथ विधायक दल, सरकार और संगठन जन सेवा में बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। चंडीगढ़ से मौजूदा समय की अपडेट आपको दे रहे हैं। सियासी पारा उफान पर है, क्योंकि 4 बजे का वक्त दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों के ही लिए चुनौतीपूर्ण रहा। दोनों ने ही बड़ौदा उपचुनावों को लेकर के चर्चा करी। आपने नवनियुक्त बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की जो बयान है उनको सुना। वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो मौका है वो हमारे लिए है और चुनौती जो है वो कांग्रेस के लिए है, क्योंकि खोया उन्होंने है लेकिन खोने के बाद अवसर हमें मिला है। तो चुनौती उनके लिए है, जहां कमी है उसे पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भले ही पिछली बार दूसरे नंबर पर रह गए थे, इस बार पहला नंबर पक्का है। वक्त यहां पर फाइनल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है।